कि नदी आपको नहीं पढ़ा है, ठीक है। नदी जब आपको बताएंगे तब अच्छा से बेटर से समझ में आएगा। यहाँ पर से एंट्री करता है बिहार में कर्मनाशा नदी, उसके बाद एंट्री करता है आपका जाके ये वाला एरिया, पूरा का पूरा पटना वाला एरिया हो गया, जो कि मैन मगध साम्राज्य का यहीं पे था। तो यहीं पे इसका राजधानी था पाटलिपुत्र। तो इसको क्यों चुना गया था पहले वो समझ लेते हैं। कोशिश करेंगे अब अगला वीडियो से थोड़ा धीरे बोलेंगे, थोड़ा इत्मीनान से बोलेंगे, आराम से बोलेंगे, ताकि आपको समझ में आ जाए, आपको समझ में आ जाए। जितना कुछ आपका मन में घुसा सकते हैं, दिमाग में घुसा सकते हैं, हम लोग पढ़ेंगे मगध साम्राज्य का सामाजिक पृष्ठभूमि क्या है, क्योंकि ये आपका मेंस का क्वेश्चन है, ये आपका मेंस का क्वेश्चन है, ठीक है। ध्यान रखिए, सामाजिक पृष्ठभूमि, मगध साम्राज्य का सामाजिक पृष्ठभूमि। तो नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे और एक नए यूट्यूब वीडियो पे। तो आज जो है हम लोग मगध साम्राज्य के बारे में बात करने वाले हैं, और हम पहले ही आपको बता दिए थे कि पढ़ना कैसे है, ठीक है। हम यहाँ लिख लिख के नहीं बताएंगे यहाँ सिर्फ चलेगा लेक्चर चलेगा, ठीक है। पहले हम लिख लिख के बताते थे, टाइम वेस्ट होता था, आपका भी मेरा भी। पहले लिख लेते थे, उसके बाद बताना स्टार्ट करते थे। अब क्या होगा कि अब हम आपको नोट दे दिए हैं, टेलीग्राम में सबको ज्वाइन कर लीजिए। और पहले क्या कीजिए, इससे पहले वाला वीडियो जिसमें हम बताएं कि पढ़ना कैसे है, हम कैसे बताएंगे, हम कैसे पढ़ाएंगे, वो पहले आप लोग देख लीजिए। ऐसा नहीं है कि आप अभी आए पहला वीडियो देख रहे हैं, अभी पता चला कि दो रही जो है बता रहा है कुछ और, मतलब कि कुछ और करवा रहा है। तो ऐसा नहीं है, हम आपको टेलीग्राम में पहले से ही बता देते हैं कि बताने क्या वाला है, आपको नोट्स भी दे देते हैं। वहां पर पहले पढ़ लीजिए, अच्छा से पढ़ लीजिए, अच्छा से अपना नोट्स बना लीजिए, धीरे धीरे करके एकदम क्लास 1 से आज आज जो है ना क्लास 9 है। बिहार स्पेशल का आज को होगा क्लास 9 होगा। 8 क्लास हो चुका है, 8 क्लास हो चुका, 8 क्लास में हम आपको लिख लिख के बताएं। और अब क्या है कि अब कंसेप्ट वाला क्वेश्चन है, अब कंसेप्ट बिल्ड करने वाला सब आएगा। तो इसीलिए लिख लिख के पॉसिबल नहीं है, लिख लिख के हम बताएंगे तो फिर उसका पीछे का रीजन, उसका फिर बहुत सारा बैकग्राउंड वो सब छूट जाएगा, भूल मतलब बता नहीं पाएंगे वो सब। तो इसीलिए क्या किए हैं, आप लोग को टेलीग्राम में पहले हम दे देते हैं, एक दिन पहले ही दे देते हैं कि क्या क्या बताने वाले हैं आज को। तो उसके हिसाब से हम आगे बढ़ेंगे। ऐसा नहीं है कि आज को कुछ अलावा वाला बता के चले जाएंगे, आपको पहले से ही पता होगा क्या करने वाले हैं। और 8 क्लास जो हो चुका है, पहले आप अपना नोट्स बना लीजिए। हम आपको बताए थे व्हाइट आप जो है कॉपी खरीदिए या फिर व्हाइट पेज खरीदिए, उसको कॉपी में कन्वर्ट कीजिए और फिर उसको तब अपना नोट्स रेडी कीजिए। अब जो है व्हाइट पेज में अपना नोट्स रेडी कीजिए। तो बिहार स्पेशल का आठों क्लास आपको होना चाहिए आपका व्हाइट पेज में, ठीक है। सब आप देखिए, वीडियो को धीरे धीरे करके देखिए, अभी आपके पास वक्त है। इसीलिए कल भी हम वीडियो नहीं बनाए थे, बनाए नहीं थे, रीजन था क्योंकि एक तो बिजी चल रहे थे, बाहर थोड़ा गए हुए थे, तो वो तो नहीं बनाया। ऊपर से कि आपको 8 क्लास को मैनेज करने में वक्त लगेगा, इसीलिए कल वीडियो नहीं बनाए थे, इसीलिए आज वीडियो बना रहे हैं। तो उम्मीद करते हैं कि क्लास 8 तक आप लोग का नोट्स रेडी हो गया होगा। अब 9 से आज का भी नोट्स आप लोग के पास रेडी होगा, बस उसको देखना है और हम जो बता रहे हैं बस मिलाते जाना है, ठीक है। और उसका पहले का जो भी बता रहे हैं उसका अगल बगल कहीं भी जगह वगह है, आप लोग का कॉपी में जगह वगह कहीं भी बचा हुआ होगा, तो जो भी एक्स्ट्रा चीज बताते हैं वो अगल बगल नोट कर लिया कीजिए, वो भी क्वेश्चन ही रहता है जो भी हम बताते हैं, ठीक है। तो आप समझ गए बताएंगे कि मतलब कि कराने किस तरह वाले, आप समझ गए, ठीक है। आप ज्यादा जानने के लिए आप वो वाला वीडियो देख लीजिए जिसमें कि हम बताए हुए हैं। चैनल का डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा वो वाला वीडियो का, इसके जस्ट एक क्लास पहले वाला वीडियो का, मतलब कि क्लास 8। आप देखिए, आप क्लास 8 देखिए, पहले क्लास 8 देख लीजिएगा, ठीक है। उसमें हम बताए हुए हैं कि वीडियो अब हम लोग का आगे कैसे चलेगा, वीडियो आगे कैसे और हम लोग का चलेगा, किस तरह हम बताएंगे। क्लास 8 उसके लिए आप लोग देख लीजिएगा, ठीक है। उसके बाद क्लास 9 में आइए, तब समझ में आएगा कि हम कैसे बता रहे हैं। हम उम्मीद करते हैं कि जो भी वीडियो को देख रहे हैं उसका नोट्स रेडी हो गया। अपना नोट्स जल्दी से खोल लीजिए, जहां पर भी आप अपना नोट्स बनाए हुआ उसको खोल लीजिए, तब ज्यादा बेटर तरीका से समझ में आएगा, ठीक है। तो चलिए, ये हो गया इंट्रोडक्शन आज का। तो जितने भी नए हैं चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा लीजिएगा, नया नया वीडियो आते रहता है। इसी तरह बीपीएससी क्लास, बीपीएससी का चल रहा है, ये बीपीएससी का चल रहा है। हम और आप दोनों साथ में ही तैयारी कर रहे हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। दोनों साथ में ही चलेंगे, दोनों साथ में ही सफलता को प्राप्त करेंगे, ठीक है। बीपीएससी 2024 का टारगेट लेकर चल रहे हैं, ये बीपीएससी का ही बैच चल रहा है और बिहार स्पेशल हम लोग कर रहे हैं, मतलब कि सिर्फ बिहार के बारे में। तो हम लोग बहुत कुछ पहले कर चुके हैं, आप लोग सब्सक्राइब करके रखिएगा। और हाँ, पार्ट 3 के बारे में भी हमको आप लोग को नोटिफिकेशन करना था। देखिए, पार्ट 3 का क्या करेंगे, पार्ट 3 का तो हम बोले हुए हैं आपको कि दुर्गा पूजा के बाद स्टार्ट करेंगे, ठीक है। लेकिन पार्ट 3 का क्या करेंगे, हम एक दिन सिलेबस डिस्कस कर लेंगे दुर्गा पूजा से पहले ही। सिलेबस डिस्कस कर देंगे, क्या क्या सिलेबस में आने वाला है, क्या क्या सिलेबस का हिस्सा है पार्ट 3 में। बहुत बड़ा पार्ट 3 का सिलेबस का हिस्सा, ये याद रखिएगा। पार्ट 3 को बिना पढ़े अच्छा से गैस पेपर के भरोसे नहीं रह सकते हैं पार्ट 3 आप लोग। तो पार्ट 3 हम लोग शुरू से पढ़ेंगे, सब कुछ पढ़ेंगे। और पार्ट 3 का बहुत कुछ हिस्सा बीपीएससी का सिलेबस का हिस्सा है,
ये दोनों जो है ना एक दूसरे का सिलेबस कवर करता है। बीपीएससी का भी हिस्ट्री देख लीजिएगा तो पार्ट 3 का हिस्ट्री मिल जाएगा, पार्ट 3 का हिस्ट्री देखिएगा तो बीपीएससी का सिलेबस मिल जाएगा। तो ये दोनों में ऐसा कॉम्बिनेशन है, ठीक है। तो जब हम पार्ट 3 का बैच स्टार्ट करेंगे, बहुत अच्छा से देखते जाइएगा बीपीएससी को सोच करके, और जब बीपीएससी बताते हैं तो पार्ट 3 को सोच के चलिएगा, लेकिन अभी नहीं, अभी पार्ट 3 का हिस्सा हम लोग का नहीं आया हुआ है हिस्ट्री में। जब हम लोग मॉडर्न पे आ जाएंगे तब वो हिस्सा आ जाएगा, अभी नहीं आया, ठीक है। तो क्या बताएं, तो उसका जो है सिलेबस हम लोग कल ही डिस्कस कर लेंगे। अब वो सिलेबस आप लोग कमेंट कीजिएगा कि लाइव डिस्कस करें सिलेबस, लाइव सिलेबस को बताएं या फिर रिकॉर्डेड बताएं। ये वाला वीडियो अभी जो भी हम डालते हैं वो रिकॉर्डेड डालते हैं। अभी वीडियो अपलोड कर लेते हैं तो हो सकता है रात में अपलोड हो, रात में अपलोडिंग करते हैं, वीडियो बना लेते हैं पहले ही, लेकिन वो जो सिलेबस डिस्कस करेंगे लाइव करें या फिर ऐसे ही कर दें, आप कमेंट करके बताइएगा। चलिए अब यहाँ पे बैक टू द टॉपिक आता है, ठीक है। हम लोग क्या कर रहे थे, हम लोग हिस्ट्री में हम लोग प्रवेश कर गए थे, हिस्ट्री में प्रवेश कर गए थे, वैदिक वैदिक बता दिए थे उधर में, पाषाण कालीन, आद्यैतिहासिक, प्रागैतिहासिक ये सब बता दिए थे। अभी हम लोग महाजनपद काल में एंट्री किए हुए थे ना, महाजनपद काल। तो महाजनपद काल को अब हम लोग अच्छा बेहतर ढंग से महाजनपद काल को अब हम लोग पढ़ेंगे, ठीक है। महाजनपद काल में भी 3 को ही सिर्फ पढ़ना हुआ बिहार का, पिछला वीडियो में हम आपको बताए थे, एक अंग हो गया, एक वज्जी हो गया और तीसरा मगध हो गया। तो ये तीनों हम लोगों से पढ़ना है। तो अंग और वज्जी हम पिछला क्लास में ही बता दिए थे। अब बोले थे कि मगध जब स्टार्ट हुआ तो बहुत लंबा चलेगा, इसलिए मगध को हम नहीं बताए थे। और आपको जो हम नोट्स भेजे हैं, परसों को जो भेजे हैं नोट्स, उसमें मगध ही स्टार्टिंग किया हुआ है, ठीक है। तो अपना नोट्स खोल लीजिए, मगध जहां तक आपको भेजे हुए वहां तक मगध आज को करेंगे टॉपिक वाइज। उससे क्या होगा कि टॉपिक वाइज हम लोग क्लियर कर सकेंगे, टॉपिक वाइज धीरे धीरे करके चलेंगे, ठीक है। अंग और वज्जी, अंग और वज्जी आपको बता चुके हैं। अब हम लोग आएंगे सीधे मगध के ऊपर, हम लोग सीधे आएंगे। तो मगध का टाइम ड्यूरेशन क्या होता है, 544 हरियावंश का स्थापना हो रहा है आपका जाके, अब 321 ये मगध साम्राज्य समझ लीजिए, 544 से 321। ये नंद वंश के साथ हम धनानंद के टाइम पीरियड का हम बात कर रहे हैं, उससे आगे हम नहीं गए अभी तक। ये आप ऐसा नहीं कमेंट कर दीजिएगा 321 नहीं है ये वो। प्राचीन काल में आप ये बात याद रखिए, प्राचीन काल में इसको लेकर मतलब कि टाइम को लेकर, ये बीसी में होगा। प्राचीन काल में टाइम को लेकर आपको रिजिड नहीं हो जाना है, ठीक है, कि नहीं नहीं यही होगा, 544 नहीं होगा, 543 होगा, 543 होगा, ये आप गलत लिख दिए हैं। तो प्राचीन काल में इतना वाद विवाद है कि आपको 1 साल 2 साल का डिफरेंस कभी कभी मिल जाता है, तो उसके लिए ज्यादा दिमाग में लगाने का जरूरत नहीं है। आपको ईस्वी से रिलेटेड ऐसा क्वेश्चन नहीं आएगा, आपको आएगा राजा के बारे में, ईस्वी से रिलेटेड क्वेश्चन आएगा अभी तो कंफ्यूजिंग करने वाला नहीं होगा, तो उसका आप ध्यान रखिएगा। तो मगध साम्राज्य, मगध साम्राज्य को देखिए, ये वाला साम्राज्य कब हो रहा था, बुद्ध का जब हो रहा था, बुद्ध और जैन दोनों का टाइम पीरियड में आपका जाके मगध का उत्कर्ष का कहानी स्टार्ट होता है। बुद्ध और जैन हम आपको पिछला क्लास में भी बताए थे, इसका जो है महाजनपद काल का जो स्रोत है वो बुद्ध और जैन ही है। बुद्ध का अलग स्रोत और जैन का अलग स्रोत, ये सब हम लोग पिछला क्लास में डिस्कस कर लिए थे। तो तभी आपका मगध साम्राज्य का उत्कर्ष होता है, तभी आपका मगध साम्राज्य ऐसा अस्तित्व में आता है, ऐसा आता है कि पूरा का पूरा भारत में सबसे पहला साम्राज्य मगध साम्राज्य में एक आता है हर्यक वंश। तो वहां से स्टार्ट होता है आपका जाके इतिहास, वहां से आपका मेन इतिहास मतलब हिस्ट्री ऑफ इंडिया भी स्टार्ट होता है, और वहां से बिहार ऑफ हिस्ट्री भी, हिस्ट्री ऑफ बिहार भी स्टार्ट होता है वहीं पर से। तो मगध साम्राज्य देखिए, सबसे पहला पॉइंट हम क्या बोल रहे हैं कि बुद्ध के समय, बुद्ध के समकालीन में एक सभ्यता विकसित हुई, सभ्यता ने एक साम्राज्य विकसित हुआ जो कि मगध साम्राज्य के नाम से जाना जाता है, ठीक है। इतना बात तो क्लियर हो गया। अब उसका बाद क्या है कि इसी काल में जो लेखन का शैली विकसित हुआ। सबसे पहला पॉइंट हम आपको जो नोट्स भेजे उसमें आप लोग देख लीजिए। ये सबसे पहले देखिए बुद्ध का समकालीन, बुद्ध के बारे में हम ज्यादा डिस्कस नहीं करेंगे, बुद्ध के बारे में ज्यादा डिस्कस हम नहीं करेंगे क्योंकि पहले ही हम करा चुके हैं बुद्ध के बारे में डिस्कस, ठीक है। बुद्ध के समकालीन आपका जाके ये मगध साम्राज्य बुद्ध के समकालीन स्टार्टिंग हुआ था। उसके बाद ये इसका जो काल है 600 से लेकर 300 बीसी समझ लीजिए, यही काल में लेखन का कला स्टार्ट हो गया था, लेखन कला स्टार्ट हो गया था। लेखन कला स्टार्टिंग का क्या मतलब है, जैसे कि हम आपको पहले ही बता चुके हैं कि प्रागैतिहासिक काल और अदैतिहासिक काल, दो काल हम आपको बताए थे। तभी क्या हो रहा था, तभी में लेखन कला विकसित ही नहीं हुआ था। तभी ये नहीं पता था कि अ से आम होता है और ख से खरगोश होता था, तभी ये नहीं पता था। और धीरे धीरे क्या हुआ, धीरे धीरे करके विकास होते गया और जाके वैदिक काल मतलब कि महाजनपद काल में हो गया आपका जाके लेखन कला का स्टार्टिंग हो जाता है। यहीं पे आपको ब्राह्मी लिपि का समझ में आता है कि हाँ क्या कैसे कैसे लिखा जाता है, नहीं लिखा जाता। ब्राह्मी लिपि आपको पता होगा, इसमें थोड़ा इंक डालना होगा लगता है, कहाँ है इंक मेरा।
चलिए अब इंक डाल लिए, हाँ हो सकता है कि थोड़ा अच्छा से लिखाएगा। तो यही टाइम में जो है ब्राह्मी लिपि का विकास होता है। ब्राह्मी लिपि को आदमी लोग जानता है, समझता है कि कैसे लिखा जाता है, नहीं लिखा जाता है। आप आगे जाके देखिएगा तो इसे ब्राह्मी लिपि अशोक जो है, अशोक अपना शिलालेख में ब्राह्मी लिपि का प्रयोग करता है, अभिलेख में ब्राह्मी लिपि का प्रयोग करता है अशोक, जिसको कि बाद में जाके ये सब क्वेश्चन है जो हम बता रहे हैं, सब क्वेश्चन है, ठीक है, जो कि बाद में जाके 1837 में प्रिंसेप नाम का एक व्यक्ति, जेम्स प्रिंसेप, ठीक है, जेम्स प्रिंसेप सफलतापूर्वक ब्राह्मी लिपि को पढ़ने का श्रेय जाता है जेम्स प्रिंसेप को। थोड़ा धीरे आज को बोलते हैं, ठीक है, ज्यादा फास्ट नहीं बोलते हैं। ब्राह्मी लिपि अशोक का अभिलेख में, अशोक के शिलालेख में चार लिपि का प्रयोग किया गया था, जिसमें कि एक ब्राह्मी लिपि। जब हम लोग अशोक पे आएंगे तब वो सब हम लोग शिलालेख डिस्कस करेंगे, अभिलेख डिस्कस करेंगे, सब कुछ डिस्कस करेंगे। लेकिन अभी सीधे ये समझिए कि ब्राह्मी लिपि का सबसे पहले जेम्स प्रिंसेप ने 1837 में पढ़ा था, ठीक है। ये सब आपको नोट्स में नहीं मिलेगा, ये सब हम जितना अलग से मेरा माइंड में जो आते रहता है अलग से वो हम बताते रहते हैं। तो जेम्स प्रिंसेप हो गया आपको ब्राह्मी लिपि का पढ़ने का श्रेय जाता है। उसके बाद वाला पॉइंट हम क्या बताते हैं, इस क्षेत्र में क्षेत्रीय सबसे ज्यादा ताकतवर शक्ति बन के उभरा था। क्षत्रिय आपको पता होगा कि जब हम आपको कल वाला क्लास में हम बताए थे आपको कि आर्य मतलब कि सनातनी और जाके उसमें और अलग अलग धर्म में जाके विवाद हो गया था कि बहुत सारा ऐसा कर्मकांड था हिंदू धर्म में कि सब कोई को पॉसिबल नहीं था उसको अपना लेना, उसका अनुसरण करना, सबके पास पॉसिबल नहीं था। तो धीरे धीरे करके बुद्ध का विकास हुआ, जैन का विकास हुआ। तो उसी टाइम में चार जाति का उद्भव हो गया। चार जाति आपको पता होगा कि वैश्य, शूद्र, क्षत्रिय और ब्राह्मण, ये चार जाति का उद्भव हुआ। तो उस टाइम पे क्षत्रिय सबसे ज्यादा शक्तिशाली बन के उभरे थे। क्षत्रिय सबसे शक्तिशाली बन के उस टाइम में क्षत्रिय उभरे थे। और वो जो चारों को बात करें बीच में कुछ समय बाद जो वैश्य और शूद्र, ठीक है, कुछ समय बाद वैश्य और शूद्र एक तरफ और इधर में क्षत्रिय ब्राह्मण एक तरफ, वो दोनों विवाद कर देते हैं कि अरे हमको ज्यादा वो नहीं मिला। आपको पता होगा कि बताया गया है कि भुजा से क्षत्रिय, मस्तक से ब्राह्मण, भुजा से क्षत्रिय, जांग से आपका जाके वैश्य और पैर से जाके आपका शूद्र, ठीक है। तो यही चार अलग अलग जाति में फूटा हुआ था। आप कमेंट कीजिएगा कि हम सही से बताए कि नहीं बताए, ठीक है, थोड़ा सा कंफ्यूजिंग हो रहा, आप कमेंट कीजिएगा। कभी कभी कमेंट कर लीजिए, कभी कभी हम भी तो कंफ्यूज कर सकते हैं, ऐसा कोई बात नहीं है कि हम नहीं कंफ्यूज कर सकते हैं। हम आपको बताएं कि बीपीएससी का हम दोनों साथ में मिलकर टारगेट करके चल रहे हैं, ठीक है। तो हाँ, तो क्षत्रिय बताना है आपको, क्या बताना, हाँ चारों जो है कहाँ से निकला हुआ ये आपको बताना है, ठीक है। तो चलिए क्षत्रिय, उसके बाद हम बता रहे थे कि शूद्र और वैश्य ये दोनों मिल गए थे और ब्राह्मण और क्षत्रिय ये दोनों इधर मिल गए थे। तो ये दोनों में विवाद हो गया था। उन दोनों में तो ब्राह्मण और शूद्र, क्षत्रिय एक तरफ थे और शूद्र और वैश्य एक तरफ थे, ठीक है। ये दोनों में धीरे धीरे करके विवाद होते कि अब उन लोग का कहना था क्या कि हम लोग को इतना पावर ही नहीं मिला, हम लोग को आप लोग को सेवा करने के लिए मिला है, ऐसा थोड़े होता है, हम लोग को भी अपना सम्मान चाहिए, हम लोग को भी अधिकार चाहिए। तो उस टाइम पे तो वो विवाद होने लगा। तो तब ये देखा गया कि क्षत्रिय जो है सबसे आगे शक्तिशाली ताकतवर बन के उभर के आए। और आगे हम लोग देखेंगे, आगे हम लोग आपको पता ही होगा आगे में जितना भी राजा महाराजा फलना चिलना हेम थे जो भी हुआ वो अपने आप को क्षत्रिय बताते हैं, या तो क्षत्रिय बताते हैं या तो ब्राह्मण बताते हैं, उसके अलावा और कुछ नहीं बताते हम लोग, या तो हम क्षत्रिय है या तो हम ब्राह्मण है, ठीक है। क्या होता है जातिवादी वाला उधर अलग कहानी है, ठीक है। तो इसी कारण वैश्य और क्षत्रिय वैदिक धर्म को चुनौती दिया, ये बता ही दिए। इसी काल में बिंबिसार के द्वारा राज्य निर्माण हेतु प्रयास सफल हुआ। देखिए मगध साम्राज्य में वैसे तो आता है बहुत सारा यहाँ पे अलग अलग वंश स्टार्ट है, ठीक है। हरियक आता है आपका जाके, फिर नंद वंश आता है, नाग दशक आता है, तो ये सब आपका आता है, ठीक है। मौर्य भी आता है, तो ये सब काल मगध साम्राज्य में आता है। लेकिन सबसे पहला इसका जो है हरियक वंश है, ठीक है। सबसे पहला वंश क्या है, हरियक वंश है। हरियक वंश बिंबिसार जिसके की वास्तविक संस्थापक है। बिंबिसार और बिंदुसार दोनों दो अलग अलग बंदा है। बिंबिसार और बिंदुसार दोनों अलग अलग बंदा है, दोनों को एक ही नहीं समझिएगा। हरियक वंश जब ये टाइम पीरियड चल रहा था तब बिंबिसार ने बहुत सफलतापूर्वक बहुत संघर्ष के साथ जो है
एक साम्राज्य का उत्पत्ति किया, साम्राज्य का विस्तार किया जिसका नाम हर्यक वंश पड़ गया। और वही हर्यक मगध साम्राज्य के अंडर वो आता है, ठीक है। मगध साम्राज्य में बताया कि बहुत सारा अलग अलग वंश रहा है जिसमें कि एक हर्यक वंश है, जिसके संस्थापक बिंबिसार नहीं है, ठीक है। बहुत जगह है कि बिंबिसार हर्यक वंश के संस्थापक है, नहीं, हर्यक वंश के संस्थापक वो नहीं है। हर्यक वंश के ये वास्तविक संस्थापक होंगे। अच्छा आगे बताएंगे, हर्यक वंश के ये वास्तविक संस्थापक होंगे, ठीक है। ये असली संस्थापक हर्यक वंश से नहीं होंगे। हर्यक वंश के बिंबिसार। एक आता है महावंशा, ठीक है। आप अगर डीपली पढ़ना चाहते हैं महावंशा, महावंशा इसमें ये लिखा गया है, महावंशा तभी का एक ग्रंथ रहा है ये, तो उसमें ये बताया, अबे यार ये सट चुका है, हमको पता ही नहीं चला कि ये सट गया। आवाज तो आप लोग को आ नहीं रहा होगा जहां तक मेरा अंदाज है, अब फिर से हमको चेक करना होगा। चलिए फिर से एक बार स्टार्ट करते हैं। उतना देर से आवाज नहीं आ रहा था, हमको पता नहीं था कि ये दोनों सट चुका है, आवाज नहीं आ रहा होगा, लेकिन अब आवाज आ रहा होगा मेरे हिसाब से, अब आवाज आ रहा होगा, ठीक है। तो चलिए हाँ क्या बता रहे थे, महावंशा। महावंशा, महावंशा में बताया गया है कि बिंबिसार, बिंबिसार को 14 वर्ष की उम्र में उसके जो उनके जो वंशज है उनको बिंबिसार को सौंपा गया था कि अब जो है तुम हर्यक वंश को स्टार्टिंग करो, तुम आगे बढ़ाओ। अब स्टार्टिंग पहले ही हो चुका था, लेकिन ये नाम नहीं, नाम यहाँ अज्ञात है, अज्ञात नाम है कि इसका जो है आपका जाके कौन संस्थापक है। बिंबिसार आपका जाके वास्तविक संस्थापक है, वास्तविक संस्थापक है बिंबिसार, लेकिन संस्थापक जो है इसके दादा को माना जाता है, संस्थापक इसके दादा, जिसका नाम अभी तक पता नहीं है, ठीक है। तो ये हुआ हर्यक वंश के बारे में, हर्यक वंश। हाँ तो उसके बाद क्या हुआ था, हमें थोड़ा नोट्स देख लेते हैं कि मतलब कि बताना कैसे कैसे उस तब पता चलेगा। हम आपको बताए थे कि सिर्फ लेक्चर देंगे, आपको सिर्फ लेक्चर को सुनना है। तो मगध साम्राज्य, अब इसको मिटाते हैं, ठीक है। यहाँ आप अपना नोट्स देख लीजिएगा, यहाँ तक आपका जाके पहला टॉपिक ये वाला हो गया खत्म। अब हम लोग चलते हैं मगध साम्राज्य, जो कि आपका हेडिंग होगा लगा हुआ मगध साम्राज्य की तरह। तो हम आपको बताएं, दूसरा वाला देख लीजिए क्या है, आपके आपके कॉपी में क्या लिखा हुआ है कि बुद्ध के बाद जो है मगध साम्राज्य अधिक शक्तिशाली से उभर कर निकला, बाहर निकला। हाँ तो इसका अवस्थिति आप देखिए क्या इसका अवस्थिति, इसका मगध साम्राज्य का अवस्थिति, यह अवस्थिति हो जाएगा आपका जाके दक्षिण बिहार। अवस्थिति क्या हो जाएगा, मगध साम्राज्य का अवस्थिति हो जाएगा दक्षिण बिहार। देखिए कहाँ बना दे, यहाँ पे बना दे क्या, नहीं यही बनाते हैं। ये देखिए, ये मान लीजिए कि आपका बिहार है, ये मान लीजिए बिहार है, यहाँ पर से ऐसे करके हम तोड़े हुए थे, ऊपर को बोलता था उत्तरी बिहार, नीचे को दक्षिण बिहार। ये हो गया आपका गंगा नदी, यहाँ पे चौसा से के निकट ही प्रवेश कर रही है बक्सर में, ठीक है। इतना कुछ हम लोग पहले ही कर चुके थे। दक्षिण बिहार, दक्षिण बिहार का मतलब ये हो गया उत्तर बिहार, ये हो गया दक्षिण बिहार। तो ये वाला एरिया में ही आपका जाके मगध साम्राज्य उत्कर्ष पे था, मगध साम्राज्य वहां पे स्टार्टिंग हुआ था मगध साम्राज्य का, यहीं से, ठीक है। धीरे धीरे करके बढ़ते गया और बहुत बड़ा भूभाग, बहुत बड़ा साम्राज्य स्थापित कर लिया मगध साम्राज्य। तो इसका अवस्थिति देखिए क्या है, दक्षिण बिहार। और उसके बाद हम देखते हैं कहाँ कहाँ तक ये विस्तार किया हुआ था, कहाँ कहाँ तक विस्तार किया हुआ था। तो ये देखिए ये वाला हो गया। अब इसको ऐसे ऐसे यहाँ पे बांट लेते हैं, ठीक है। मान लीजिए कि हम यहाँ पे कर रहे हैं आपका जाके, ये वाला जो करता है दिशा निर्धारण कर रहे हैं, ठीक है। देखिए उत्तर में हो जाएगा गंगा नदी, ये वाला बताया गंगा नदी है, तो उत्तर में होगी आपका जाके गंगा नदी, ठीक है। दक्षिण में आपका जाके, उत्तर ये दक्षिण हो गया, दक्षिण में आपका जाके ये वाला देखिए, ये वाला एरिया आपका विंध्य पर्वत हो गया, यहाँ विंध्य, यहाँ विंध्याचल का हो गया एरिया। हम आपको पहले ही बताए थे, ये वाला विंध्याचल का एरिया हो गया, इधर धारवाड़ का एरिया हो गया। यहाँ पे देखिएगा छोटा नागपुर का पठार यहाँ पे है। तो उत्तरी गंगा हो गया आपका उत्तर में। दक्षिण में अगर बात करें तो विंध्य पर्वत होगा कि नहीं होगा, विंध्य पर्वत, विंध्य पर्वत ये वाला एक्सटेंशन है, छोटा नागपुर का एक्सटेंशन इधर तक है। तो ये हो गया आपका जाके दक्षिण में विंध्य पर्वत, ठीक है। उत्तर में वहीं अगर बात कर लेंगे तो उत्तर में आपका जाके सोन नदी, आपको पता होगा, नदी नदी आपको नहीं पढ़ा है, ठीक है। नदी जब आपको बताएंगे तब अच्छा से बेटर से समझ में आएगा। यहाँ पर से एंट्री करता है बिहार में कर्मनाशा नदी, उसके बाद एंट्री करता है आपका जाके सोन नदी, ठीक है। तो आपका जाके दक्षिण में पश्चिम में, सॉरी पश्चिम में आपका जाके सोन नदी,
यहाँ थोड़ा फिगर गड़बड़ हो रहा है, लेकिन कोई बात नहीं। यहाँ पे आपका जाके पश्चिम में सोन नदी, अब पूर्व में बात करें तो पूर्व में आपका जाके चंपा, भागलपुर, चंपा तक आपका फैला हुआ है। आपको पता होगा जब हम आपको मैप बोले थे याद कर लेने के लिए, मैप हम आपको बोले थे कि अच्छा से याद कर लीजिए मैप, हर चीज को हम मैप के थ्रू ही बताएंगे। तो ये चंपा देखिए, ये वाला जो एरिया था, ये वाला भागलपुर का एरिया था, ऊपर में मुंगेर थोड़ा सा था, तो ये वाला एरिया हुआ कि नहीं हुआ बारात, चंपा हुआ। ये पूर्व में हो गया चंपा, पश्चिम में हो गया सोन नदी, ये वाला कर्मनाशा नदी आता है, उसका सोन नदी आता है, ठीक है, सोन नदी आता है। तो पश्चिम में आपका सोन नदी, उत्तर में देखिए, उत्तर में ये गंगा नदी के ऊपर नहीं गया है, जो कि बाद में जाता है, अभी नहीं गया है। तो उत्तर में हो गया गंगा नदी और दक्षिण में हो गया विंध्य पर्वत। कैसे हुआ समझ में आ गया, इसको रटने का जरूरत तो नहीं है, मन में ये फिगर याद कर लीजिए कि कहाँ पे क्या क्या नहीं है, ठीक है। तो वो आपका अवस्थिति वहां से क्लियर हो जाएगा। प्राचीनतम प्रसिद्ध राजा, अच्छा राजा के बारे में हम नहीं बताया ना, प्राचीनतम प्रसिद्ध राजा कहा जाता है बृहद्रथ और जरासंध, बृहद्रथ, बृहद्रथ और जरासंध यहाँ के प्राचीन राजा हुए हैं। जरासंध प्राचीन राजा हुए हैं, आपको याद होगा महाभारत अगर आप देखे हैं, पढ़े हैं, समझे हैं, सुने हैं, तो आपको जरासंध का भी नाम आपको याद आएगा और बृहद्रथ का भी नाम आपको याद आएगा, ठीक है। तो ये जरासंध का नाम आपको याद इसलिए आएगा क्योंकि जरासंध, आपको पता होगा कि जब महाभारत हो रहा था तो भीम के साथ शायद युद्ध बुद्ध होता है जरासंध का, ठीक है। तो मगध साम्राज्य, उसको भी तो मगध बोलता था, मगध का फिर उस समय छेदी था, तो उस समय महाभारत के काल में ये सब विकसित हो चुका था, महाभारत के काल में विकसित हो जाता था, इसीलिए उसका पौराणिक मतलब कि एक अनुमान लगाया गया कि जरासंध इसके पहले के राजा रहे होंगे। और उसके बाद आपके नोट्स में होगा यही चीज जो हम आपको यहाँ पे बताएं। तो इसको अच्छा से हम लोग इधर कर लेते हैं। देखिए उत्तर में हो गया आपका जाके, उत्तर में ये गंगा नदी है, उत्तर में हो गया आपका गंगा, उत्तर। अब पश्चिम में हो गया आपका जाके इधर विंध्य पर्वत आ गया, तो पश्चिम में हो गया विंध्य पर्वत। पूर्व में बात करेंगे तो पूर्व में चंपा तक रहेगा, चंपा तक रहेगा। और पश्चिम में अगर बात करेंगे चंपा, और पश्चिम में बात करेंगे तो पश्चिम में क्या था, पश्चिम में सोन नदी, पश्चिम में था सोन नदी, इधर से आके सोन नदी मिलता कर्मनाशा। बिहार का मैप अच्छा से आप लोग को याद होना चाहिए, ठीक है, बिहार का मैप बिना याद किए हुए नहीं हो पाएगा, ठीक है। चलिए यहाँ तक हो गया, मगध साम्राज्य की सीमा पढ़ लिया। अब मगध साम्राज्य के उत्कर्ष का कारण देखते हैं। उत्कर्ष, उत्कर्ष का कारण आप लोग को उम्मीद करते हैं नोट्स जो है, नोट्स लिख लिए होंगे आप लोग, अपने सामने कॉपी खोल लिए होंगे नोट्स का। उत्कर्ष का कारण देखते हैं। तो देखिए उत्कर्ष का कारण क्या है, कोई भी साम्राज्य, कोई भी शक्ति, कोई भी कुछ भी उदय होता है तो उसका पीछे का रीजन रहता है कि क्यों इतना शक्तिशाली बन गया, या फिर क्यों ये इतना कमजोरी में चला गया। दोनों का ये रीजन होता है, या तो उत्कर्ष होगा मतलब कि ये अगर पीक पे जाएगा तो उसका एक रीजन होगा कि क्यों ये पीक पे गया, और अगर डाउनफॉल में जाएगा तो उसका भी एक रीजन होगा कि क्यों ये डाउनफॉल गया, क्यों ऐसा क्या हो गया कि जो, जैसे कि सिंधु सभ्यता में पढ़ते हैं डाउनफॉल सिंधु, या फिर कहीं भी पढ़ते हैं, तो उत्कर्ष का कारण देखिए इसका क्या क्या रहा है, उत्कर्ष का कारण। तो सबसे पहले देखिए उत्कर्ष का कारण में सबसे पहले देखिए राजधानी को सुरक्षित करना। राजधानी, राजधानी सुरक्षित, राजधानी सुरक्षित का क्या मतलब है, तभी बिंबिसार जो है, आपको इससे पहले हम बताएं बिंबिसार, बिंबिसार का सबसे पहला राजधानी था राजगिरी, राजगिरी या गिरिव्रज, वो था पहला राजधानी। तो स्टार्टिंग में राजधानी को सुरक्षित रखा गया कि नहीं, जो भी होगा राजधानी में होगा, राजधानी को ठीक से। आपको याद होगा जब हम मोहम्मद बिन तुगलक बता रहे थे, ठीक है, जब हम मोहम्मद बिन तुगलक पार्ट 2 में जब मोहम्मद बिन तुगलक बता रहे थे, तो तभी क्या हो रहा था, मोहम्मद बिन, आप रिलेट करके चलिए, जो जो हम बोल रहे हैं एक दूसरे से रिलेट कीजिएगा तब ज्यादा मजा आएगा। आप इस ड्यूरेशन में आ जाइए, ये आपका हो गया टाइम पीरियड, क्या क्या हो गया, 1325 से 51 ना, हाँ मोहम्मद बिन तुगलक का यही हो गया, मान लीजिए टाइम पीरियड, मान लीजिए क्या यही है। तो मोहम्मद बिन तुगलक के टाइम क्या था, एक समय में दिल्ली था इसका राजधानी, दिल्ली एक समय राजधानी था। तो उसके बाद क्या हुआ कि बहुत सारा आक्रमणकारी यहाँ पे आक्रमण करने लगा। मोहम्मद बिन तुगलक डर गया कि इस तरह आक्रमण होते रहेगा तो दिल्ली मेरा सुरक्षित नहीं रहेगा। उसके बाद क्या किया, दिल्ली से हटा दिया, बोला कि नहीं नहीं आप दिल्ली जो है नहीं रखेंगे, दिल्ली से हटा दिया। उसके बाद कर दिया तुगलकाबाद, तुगलकाबाद इसका राजधानी कर दिया। इसका मतलब क्या है कि मोहम्मद बिन तुगलक जो है अपना राजधानी को सुरक्षित किया, दिल्ली से हटा दिया, तुगलकाबाद आप करो, जो भी अटैक करेगा हम देख लेंगे, सबको देख लेंगे। हालांकि ये असफल रहा, वो तो असफल रहने के कारण उधर हम लोग पार्ट 2 में डिस्कस किया हुआ है। तो मोहम्मद बिन तुगलक क्या किया, राजधानी को अति करने का प्रयास किया कि कोई बाहर से अटैक ना करे, हम सुरक्षित रहे, कोई भी दिमाग ना लगाए। तो यही किया बिंबिसार, राजधानी को जो सुरक्षित कर लिया। यहाँ पे देखिए मोहम्मद बिन तुगलक सुरक्षित जिस प्रकार करता है, उसी प्रकार राजगिरी गिरिव्रज हरिया वंश का पहला राजगिरी था, तो तभी सुरक्षित किया। कुछ दिन बाद देखते हैं पाटलिपुत्र बन जाता है। तो उत्कर्ष का सबसे सबसे प्रमुख रीजन जो है ना पाटलिपुत्र को लेकर है।
पाटलिपुत्र। पाटलिपुत्र क्या था? पाटलिपुत्र एक ऐसा जगह में विकसित किया गया है, पाटलिपुत्र को राजधानी बहुत सोच समझ के अजातशत्रु बनाया था। ये पाटलिपुत्र को जो है ना उदाइन बनाया था, सॉरी उदाइन, पाटलिपुत्र को उदाइन बना था। तो पाटलिपुत्र बहुत ही वो वाला जगह था, मतलब कि ऐसा वो जगह था जहाँ पे नदी वदी मिलता है। अच्छा आप यहाँ पर से समझिए, ठीक है। ये देखिए ये वाला एरिया हो गया पटना का एरिया, ये वाला एरिया पूरा का पूरा पटना वाला एरिया हो गया, जो कि मैन मगध साम्राज्य का यहीं पे था। तो यहीं पे इसका राजधानी था पाटलिपुत्र। तो इसको क्यों चुना गया था, पहले वो समझ लेते हैं क्यों चुना गया था इसको। देखिए इधर से कर्मनाशा नदी आया, पटना के आसपास जाके मिल गया, इधर से सोन नदी आया, ये भी पटना के आसपास मिल गया, फिर फाल्गु आया, फिर वो भी पटना से ऊपर मिल गया, और ऊपर से देखते हैं गंडक आया, ये भी पटना के पास मिल गया, ये ऊपर से बूढ़ी गंडक आया। पटना एग्जैक्ट पटना का हम बात नहीं कर रहे हैं, मतलब पटना के आसपास, मतलब कि ये यहाँ से लेके यहाँ तक अगर हम कोई साम्राज्य का बात करते हैं तो केवल एक एक जगह पर्टिकुलर जगह पे तो फोकस नहीं होता है, उसका थोड़ा बड़ा सा जगह होता है। तो यहाँ से लेकर यहाँ तक आप लोग देखिएगा 5-6 नदी, ठीक है, 5-6 नदी यहाँ पे जब नदी तंत्र पढ़ाएंगे तब बताएंगे। 5-6 नदी आके यहीं पे मिलता है, पटना में ही मिलता है। तो उसके बाद क्या किया, पटना में ही मिला तो इसको व्यापार का, इसको फिर बहुत सारा चीज का सुविधा हो गया कि व्यापार हम कर सकते हैं, फिर अपने आप दुर्ग बन सकता है, जल दुर्ग जिसको कि बोला जाता है। उदयन जो बनाया था यहाँ पे जल दुर्ग बनने के कारण इसको बनाया था। जल दुर्ग के कारण मतलब कोई भी अटैक आसानी से यहाँ नहीं कर सकता। ये उसको उत्कर्ष का बहुत बड़ा रीजन रहा है कि कोई भी अटैक करने से पहले 10 बार सोचेगा कि क्यों हम पार कर सकते हैं कि नहीं। हम आपको याद होगा अहमद साहब अब्दाली जब आता है तो वो भी रुकता है, वो ट्राई करता है कि चलो पार कर जाते हैं। खैर उधर बाद में चलेंगे। हाँ जलदुर्ग का निर्माण के कारण जो है जलदुर्ग का ऑटोमेटिक निर्माण मतलब प्राकृतिक जलदुर्ग का निर्माण हुआ था, ठीक है। और उत्कर्ष का कारण ये आपका मेन उत्कर्ष का कारण हो गया। और एक हो गया कि पांच पहाड़ियों के बीच में था, पांच पहाड़ी के बीच में, पांच पहाड़ी के बीच में उत्कर्ष का कारण में 5 पहाड़ी के बीच में ये राजगिरी पाटलिपुत्र था। तो ये इसीलिए मगध साम्राज्य इतना शक्तिशाली, इतना आगे बढ़ के निकला कि इसका कोई सानी नहीं हो गया। स्टार्टिंग में इसका कोई सानी नहीं था, ठीक है। क्यों सानी नहीं था, जब राजा पढ़ेंगे तब पता चलेगा क्यों सानी नहीं था। इतना बात समझ में आ गया ना, बिना स्किप के देख रहे हैं ना आप लोग। अभी हम लोग चल रहे हैं सिर्फ लेक्चर वाला पे फोकस कर रहे हैं, लेक्चर में जहां जहां जरूरत हो रहा है वहां वहां लिख रहे हैं, ये शॉर्टकट लिख रहे हैं। ये यही चीज आपका नोट्स में भी यही सब लिखा हुआ है, लेकिन इतना बड़ा बड़ा इतना पूरा क्लियरिटी के साथ नहीं लिखा हुआ है। आते मतलब क्लियरिटी के साथ आपका नोट्स में लिखा हुआ है, यहाँ पे हम अपना अलग से लिखे हुए हैं कि जहां तक हमको समझ में आ जाए और आपको बताने लायक हम कर पाए, ठीक है। ये समझ में आ गया। अब हम लोग चलते हैं आगे। उम्मीद करते हैं कि यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं आ रहा होगा आप लोग को। थोड़ा तेज बोल रहे हैं क्या? आज हमको लग रहा है क्या कुछ मिसिंग है। आज जो है ना हम अच्छा तरह से आपसे इंटरेक्ट नहीं कर पा रहे हैं, कुछ मिसिंग लग रहा है आज को। अच्छा से हम बताने में भी सक्षम नहीं हो पा रहे हैं, पता नहीं क्या ऐसा हो रहा है, जबकि जान रहे हैं हम सब कुछ लेकिन फिर भी हम बता नहीं पा रहे हैं। खैर वो तो कल ठीक हो जाएगा। आज वो क्योंकि वीडियो बनाने का आज भी हमको मन नहीं कर रहा था। आज हम सोचे क्या पार्ट 3 कर लें या फिर बिहार के कहीं कर लें। बीपीएससी और पार्ट 3 में प्रॉब्लम मतलब कि हमको कंफ्यूजिंग हो रहा था कि किसको पहले कर लें। पार्ट 3 भी बताना आपको जरूरी है। पार्ट 3 के लिए आप लोग वेट कर रहे होंगे बहुत ज्यादा, बहुत कोई वेट कर रहे होंगे। आप लोग बोल रहे होंगे दो रे बीपीएससी का स्टार्ट कर दिया झुट्टे का। लेकिन अब ये से बीपीएससी को फोकस किया जाए तो थोड़ा आसान हो जाएगा। ये बात हम आपको पहला क्लास में ही बताए थे, ठीक है। इसीलिए एक साथ बीपीएससी को भी टारगेट करके चलना है अपन लोग को, और एक साथ पार्ट 3 को भी टारगेट करके चलना है, ठीक है। अब हम लोग चलते हैं कृषि के ऊपर आते हैं। अब क्या हुआ, कृषि का विकास हो गया। आपको हम बताए थे कि लोहा का आविष्कार हो चुका था। लोहा, और एक बात, हर्षई दीर्घईकार उतना आप लोग ध्यान नहीं दीजिएगा, ठीक है। हर्षई दीर्घईकार हमसे क्या होता है ना, ये पता नहीं मेरा आदत खराब है, हर्षई दीर्घई को बहुत सुधारने का ट्राई कर रहे हैं लेकिन वो नहीं सुधर रहा है। कभी हर्षई इधर से हो जाता है, कभी दीर्घई, मतलब कि कहाँ पे किसका जरूरत पड़ेगा वो मेरा माइंड से निकल जाता है। लिखने क्रम में जो भी मन करता है वो लिख देते हैं। कोशिश करते हैं कि बहुत हद तक ठीक करें, लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं गड़बड़ हो जाता है। आप लोग कमेंट हो सकता है कि अभी तक तो कमेंट नहीं आया, लेकिन आप लोगों को कमेंट कर देना चाहिए था कि भैया या फिर सर जो भी आप बोलते हैं हमको कि आपका हर्षई दीर्घईकार सही नहीं है, ये इसको ठीक कीजिए आप। लेकिन आप लोग कमेंट किए नहीं, इसका मतलब ये है कि आप लोग वीडियो को नहीं देखते हैं, ठीक है। चलिए कृषि का विकास पे देखते हैं। तो सबसे पहले शिल्प उद्योग, कृषि का विकास मतलब लोहे का वो हो गया, लोहे का आविष्कार हो गया, कृषि का विकास हो गया, तो शिल्प उद्योग अपना चरम पे था। शिल्प उद्योग का मतलब होता है कि तभी छोटा मोटा व्यापार, छोटा मोटा उद्योग, शिल्प उद्योग जो है स्टार्टिंग हो गया था करना। ये देखिए ये आपका मेंस का एक टाइप का क्वेश्चन हो गया, ठीक है। इससे पहले भी जो हम बताएं उत्कर्ष के बारे में, इसको आप कहीं ना कहीं जोड़ सकते हैं, कहीं ना कहीं ऐड कर सकते हैं इसके पहले जो हम बताएं, और अभी जो हम बताने वाले हैं ये भी आप कहीं ना कहीं ऐड कर सकते हैं, ठीक है।
देखिए कृषि का विकास से क्या हुआ, शिल्प उद्योग में एक क्रमिक विकास हुआ, अचानक सा उत्पन्न हो गया कि शिल्प शिल्प में भी हम लोग काम कर सकते हैं, शिल्प उद्योग में भी हम लोग दिमाग लगा सकते हैं। उसके बाद देखिए वाणिज्य व्यापार में भी आएगा, बदलाव आएगा। वाणिज्य व्यापार में बदलाव आएगा कि नहीं आएगा, हम आपको बताएं कि गंगा यहाँ पे जो बता रहे थे कि सोन पुनपुन ये फलना चिलना नदी सब मिल रहा है, तो वहां से व्यापार आसानी से होगा कि नहीं होगा। मान लीजिए कि वहां से सोन नदी से हमको भेजना है कहीं दूसरा जगह, यूपी भेज देना, तो यूपी में जाएगा कि नहीं जाएगा। तो वहीं से क्या होगा, वाणिज्य व्यापार में बहुत ज्यादा विकास हो गया, क्योंकि ऐसा जगह पे राजधानी बनाया ही गया था, क्योंकि सब जगह जिससे कि हम लोग विकास कर सकते थे, सब तरफ विकास कर सकते थे, ठीक है। तो वाणिज्य व्यापार में विकास होना स्टार्ट हो गया। उसका देखिए लोहे और हाथियों का भी उपयोग बहुत ज्यादा पैमाने पर होने लगा। लोहा और हाथी, लोहा और हाथी क्यों प्रयोग होने लगा, हाथियों का, लोहा और हाथी का प्रयोग क्यों होने लगा। लोहा का प्रयोग इसलिए होने लगा क्योंकि लोहा तभी, कोई भी पता आपको कि कोई भी साम्राज्य विस्तार करेंगे तो लोहा का उपयोग सबसे ज्यादा करना होगा। हम लोहा का अस्त्र बनाएंगे, हम लोहा से घर बनाएंगे, हम लोहा से साम्राज्य विकसित करेंगे, हम लोहा से दुर्ग बनाएंगे, तो ये सब जो है लोहा का उपयोग करने लगा। हाथी का प्रयोग क्यों होने लगा था, व्यापार जब हम लोग करेंगे तो बहुत ज्यादा माल ढोना होगा, बहुत ज्यादा करना होगा। उस समय तो ऐसा चक्का, हेलीकॉप्टर, रेल, तो ये सब तो था नहीं जिससे कि आराम से जो है इधर से उधर भेज सकते हैं, इधर उधर कर सकते हैं। तो पहले कोई भी बंदरगाह तक पहुंचने के लिए हाथी का तो यूज करना ही पड़ेगा ना। बंदरगाह तक पहुंचने के लिए अभी क्या करते हैं, कोई मान लीजिए बंदरगाह है तो ट्रेन से भेज दिए बंदरगाह तक, बस से भेज दिए बंदरगाह तक, लेकिन पहले तो नहीं था ना ऐसा। चाक का उपयोग हालांकि होता था, पहले बैलगाड़ी का उपयोग होता था, तो बैलगाड़ी में जितना सामान ले सकते थे उतने न ले जा पाएगा, कोई भारी भारी सामान, तो इसीलिए हाथी का प्रयोग ज्यादा होने लगा था उस टाइम पे, ठीक है। आप देखिएगा चंद्रगुप्त मौर्य जब हम लोग पढ़ेंगे, चंद्रगुप्त मौर्य जब पढ़ेंगे तो तभी उसका हाथी का प्रबलता देखेंगे, तभी उसका सेना का शक्ति देखेंगे कि हाथी कितना अहम भूमिका निभाया चंद्रगुप्त मौर्य के टाइम में। और इंडिका जो लिखा था वो क्या नाम है उसका, मेगास्थनीज, मेगास्थनीज ने उसका हाथी को खास तौर पर चर्चा किया कि फलना हाथी था, ये था, वो था। तो उतना डिटेल में जाएंगे नहीं, कोई एग्जाम में पूछेगा नहीं चंद्रगुप्त मौर्य का हाथी कैसा था, क्या गोड़ था, क्या आंख था, एग्जाम में यही सब पूछेगा, क्या आंख था, गोड़ था, फलना चिलना। तो लोहा और हाथी का प्रयोग होने लगा, ठीक है। उसका देखिए लोहा और हाथी का प्रयोग होने से जाहिर सी बात है शक्तिशाली सेना का उद्भव होगा, शक्तिशाली सेना का विकास हो जाएगा। तो यहाँ पे हो गया शक्तिशाली सेना। अभी हम लोग वंश पर नहीं पहुंचे, अभी हम लोग उसका जस्ट थोड़ा सा पीछे, थोड़ा सा धक्का मार के हम लोग वंश तक पहुंचेंगे, हरियक वंश तक। उसके बाद हम लोग राजा महाराजा के बारे में पढ़ेंगे, अभी राजा के बारे में नहीं पढ़ रहे हैं। तो शक्तिशाली सेना का विकास होने लगा क्योंकि हाथी आ गया था, क्योंकि लोहा आ गया था, हाथी आ गया था, और तरह तरह से आदमी लोग थोड़ा सा समझने लगा था, बुझने लगा था, राजनीति विकसित होने लगा था। तो तभी जो है शक्तिशाली सेना का एक दूसरे पे अटैक करने के लिए, हथियाने के लिए तभी उद्भव होने लगा था। उसके बाद हम लोग देखते हैं वन संसाधन में भी प्रचुर मात्रा में हम लोग को देखने को मिलता है वन संसाधन प्रचुर, इसको देखने, इसमें ज्यादा जानने वाला बात नहीं है। वन संसाधन अवेलेबल हो गया था। संसाधन, देखिए संसाधन का क्या मतलब होता है, कोई भी चीज हम लोग जो यूज करते हैं उसी को संसाधन बोलते हैं। जो चीज हम लोग यूज करते हैं उसको संसाधन बोलते हैं। आप लोग देखिए पाषाण कालीन सब में क्या था संसाधन, पत्थर था, कुल्हाड़ी था, वो भी पत्थरे का कुल्हाड़ी। तो ज्यादा उस टाइम में संसाधन का उपयोग नहीं होता था। और अभी के टाइम में अगर देखेंगे वन संसाधन, इस टाइम में बहुत सारा संसाधन था, थे जीवित संसाधन भी, मतलब कि और अजीवित भी। ये जितना तरह का हम लोग जो भी यूज करते हैं सब तो संसाधन का हिस्सा हो गया। तो वन संसाधन मतलब कि वन का ये लोग इस्तेमाल करना सीख गया था, वन समझ गया था कि वन से भी बहुत कुछ किया जा सकता है। तो औषधि भी बनाने लगा था, जो कि आगे जाके हम लोग पढ़ेंगे। जीवक नाम का एक वेद भी होता है जो गौतम बुद्ध को भेजा जाता है, खैर उधर बाद में चलेंगे। वन संसाधन का सामाजिक पृष्ठभूमि, सामाजिक, यहाँ का ये वाला टॉपिक हम लोग अलग से भी पढ़ेंगे। सामाजिक पृष्ठभूमि ये टॉपिक हम लोग अलग से पढ़ेंगे, पूरा डिस्क्रिप्टिव में ये वाला पढ़ेंगे। जब पूरा मगध को खत्म कर लेंगे तब हम लोग पढ़ेंगे मगध साम्राज्य का सामाजिक पृष्ठभूमि क्या है, क्योंकि ये आपका मेंस का क्वेश्चन है, ये आपका मेंस का क्वेश्चन है, ठीक है। ध्यान रखिए सामाजिक पृष्ठभूमि, मगध साम्राज्य का सामाजिक पृष्ठभूमि को रेखांकित कीजिए, या मगध साम्राज्य का सामाजिक पृष्ठभूमि कैसी थी। तो ये हो गया आपका मेंस का क्वेश्चन, ठीक है। तो इसमें इसको हम लोग बाद में चर्चा करेंगे कि मगध साम्राज्य का समाज में कैसा था, किस प्रकार से, यहाँ जो अभी तक जो पढ़ा है, शिल्प उद्योग किस प्रकार होता था, वाणिज्य कैसे होता था, वहां पे समाज का विभाजन कैसे था, वहां पे कैसे क्या था नहीं था, ये सब हम लोग बाद में पढ़ेंगे। उसके बाद हम लोग देखते हैं सामाजिक वाला के बाद शस्त्रों का योगदान। शस्त्रों का योगदान में क्या हुआ था, शस्त्रों का योगदान एक दूसरे को लड़ाई झगड़ा करना स्टार्ट हो चुका था, थोड़ा दिन बाद ही स्टार्ट हो जाता था। और चूंकि लोहे का आविष्कार हो गया तो शस्त्रों का भी उपयोग होगा ही होगा, जाहिर तौर सी बात है। तो इतना कुछ हम लोग देखते हैं। आपका जाके कृषि का विकास के साथ साथ ये सब ऐसा विकास
होने लगा था। मगध साम्राज्य में ये सब विकास होने लगा था जिससे कि मगध साम्राज्य को और प्रबलता मिली और उसको आगे बढ़ने का मौका मिला। तो ये सब हो रहा था। आपसे अगर क्वेश्चन अब पूछा जाए, अगर अब आपसे क्वेश्चन पूछा जाए कि मगध साम्राज्य का उत्कर्ष का कारण क्या है, तो आप बता दीजिएगा। और ये पूछा जाए कि मगध साम्राज्य में मतलब कि कैसे कैसे परिवर्तन आते रहे, तो भी आप बता दीजिएगा। उम्मीद करते हैं तो भी आप बता दीजिएगा, ठीक है। ये आपका सब मेंस के लेवल पे, मतलब कि मेंस के टर्म में हम ट्राई कर रहे हैं बताने का, कि जो भी आपको मेंस का क्वेश्चन पूछेगा, क्योंकि मेंस को पूरा लिख लिख के बताना तो पॉसिबल है नहीं, ठीक है। इसीलिए हम आपको इस तरह बताएं। और जहां तक बात है आपका ऑब्जेक्टिव का, पीटी का बात जहां तक है, तो पीटी हर एक जगह पीटी आपका कवर हम करा देंगे। सब जगह से पीटी आपका कवर करा देंगे, ऑब्जेक्टिव सब जगह से हो जाएगा, ठीक है। जो जो हम टॉपिक को टच कर रहे हैं, जो जो टॉपिक को हम टच कर रहे हैं, आप एक बार प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देख लीजिए कि मैच खा रहा है कि नहीं खा रहा, उसके बाद आप कमेंट कीजिएगा। तो यहाँ तक हो गया, यहाँ तक समझ में आ गया। अब चलते हैं आगे। हो सकता है कि आज को कुछ ज्यादा ही बकर बकर कर रहे हैं। वीडियो अपलोडिंग करने में ना दिक्कत हो जाता है, 40 मिनट से ज्यादा का वीडियो अपलोडिंग कर नहीं सकते हम। तो बताने का एक बार में 1.5-2 घंटा बता देंगे, लेकिन फायदा है नहीं, अपलोडिंग हो नहीं पाएगा, फिर अलग से रिचार्ज कराओ, अलग से मारो, फिर बड़ा दिक्कत है यार। ठीक है, तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं। हो सकता है कि आज को वंस हम स्टार्ट ना आप कर पाए बिंबिसार सब। चलिए एक अच्छा रहेगा, वो भी अच्छी है। आप लोग को एक अलग से टाइम मिल जाएगा और नोट्स बनाने का फिर से टाइम मिल जाएगा। 1 से लेके 8 तक नोट बना सकते हैं। और अभी जो है उतना वैसा हम अभी बता भी नहीं रहे हैं, वैसा बहुत ही बेसिकली चल रहे हैं। जब आएगा इधर उधर रिलेट करने का, जब जब भी आएगा, तो आप अब जो है बड़ा एग्जाम का तैयारी कर रहे हैं, अगर बोल दिया जाए कि राम आम खाता है, तो सिर्फ वही नहीं याद कर लेना है कि राम आम खाता है, ठीक है। राम आम खाता लिखा हुआ है तो आपको ये दिमाग में लगाना होगा कि राम आम कब खा रहा है, ठीक है। कब खा रहा है, राम क्यों आम खा रहा है, ठीक है। वो जो आम खाया वो कहाँ से खाया, कहाँ से लाया था वो। बड़ा एग्जाम का क्वेश्चन में आपको एक ही क्वेश्चन में अलग अलग मतलब कि खोजना होगा, खुद से खोजना होगा। आप अगर किताब तक पहुंच जाते हैं तब आप बहुत बेहतर, तब आपको वीडियो देखने की जरूरत नहीं है। किताब तक बस पहुंचना है। किताब को पढ़ने में मतलब कि किताब अगर लेके पढ़ने बैठ गए, वो सीख गए, तब तो फिर मजा आएगा, उसके अलावा मजा नहीं आएगा। तो मेरा उद्देश्य यही है कि आपको किताब तक पहुंचा देना है, कि आप किताब तक पहुंच जाइए, आप खुद से पढ़ाई कीजिए, ठीक है। हम बस वही ट्राई करते हैं कि आपको किताब तक पहुंचा देना। उसके बाद हम सफल हो जाएंगे, उसके बाद मेरा मजा आएगा। उसके बाद हम ज्यादा एक्सप्लेन नहीं भी करेंगे तो भी आपको समझ में आ जाएगा। तो चलिए अब चलते हैं कहाँ पे, अब चलते हैं मगध राजवंश। अच्छा, अब चलते हैं मगध राजवंश। मगध राजवंश, इससे पहले हम लोग देख लिया कि मगध का उत्पत्ति, इससे पहले हम लोग देख लिया मगध का उत्पत्ति कैसे हुआ, मगध इतना शक्तिशाली साम्राज्य धीरे धीरे कैसे करके कैसे विकसित हो रहा है, इससे पहले हम लोग देख लिया। अब हम लोग चलते हैं मगध साम्राज्य के ऊपर, ठीक है। मगध साम्राज्य जैसे कि आप हमको बताए ही हैं कि 543 या 44, चलिए कि कोई परेशान हो रहे होंगे, चलिए या 44 कर दिए, लेके 321, ठीक है। ये आपका महापद्मनंद का जो है ना 321, ये आपका धनानंद 321, ये आपका धनानंद का लास्ट टाइम पीरियड का बात हो रहा है, धनानंद का, ठीक है। तो मगध साम्राज्य राजवंश पढ़ते हैं। मगध साम्राज्य का मगध साम्राज्य जो है या मगध राजवंश, ये आप लोग का पूरा इतिहास में, पूरा हिस्ट्री के इतिहास में बहुत ही ताकतवर, बहुत ही समृद्ध सबसे पहला साम्राज्य मगध साम्राज्य स्थापित हुआ, जिसने कि बाद में जाके पूरा का पूरा महाद्वीप पे, भारतीय महाद्वीप को पूरा का पूरा सबसे पहला साम्राज्य बन के उभरा ही तो, ठीक है। उसके बाद देखते हैं मगध साम्राज्य में ही आता है आपका जाके सबसे पहला हर्यक वंश। हर्यक वंश, अच्छा कितना टाइम का हुआ अभी तक देखते हैं। तो बहुत लंबा हो चुका है वीडियो, बहुत लंबा हो चुका है। आज को वीडियो को यहीं पे खत्म करते हैं, ठीक है। हर्यक वंश करेंगे कल स्टार्ट हम लोग। आपको नोट्स तो मिला ही है, नोट्स देख लीजिएगा। हर्यक वंश हम लोग करेंगे कल स्टार्ट। आज मगध साम्राज्य यहीं पे एंडिंग कर देते हैं। और एक बात तो हमको पता है कि आज आप लोग को हम मेरे हिसाब से ज्यादा समझ में नहीं आया होगा। क्यों नहीं समझ में आया होगा? क्योंकि जो बताता है ना उसको पता रहता है कि हम किस तरह बताएं, कैसा बताएं, सामने वाला को समझ में आया कि नहीं आया। तो हम ये मानते हैं कि आज कहीं ना कहीं गड़बड़ी हुआ। हम स्टार्टिंग में ही बोले थे कि कुछ ना कुछ गड़बड़ी है आज को। आज बताने में उतना सामर्थ्य सक्षम नहीं है हम। तो अगर आपको कहीं भी दिक्कत है, पहले का भी जो बताया, कहीं भी दिक्कत आ रहा है तो आप कमेंट कीजिएगा, ठीक है। उसको हम फिर से हम बताएंगे। और ये हर्यक वंश कल स्टार्ट करेंगे। अब आज को स्टार्ट करेंगे नहीं, क्योंकि हर्यक वंश यहाँ से इंपॉर्टेंट है, आपको समझ में आना चाहिए, सबको समझ में आना चाहिए। और हम
कोशिश करेंगे कि ये जितना तेज हम फास्ट बोलते हैं, फास्ट को धीरे धीरे कर देंगे, ठीक है। ये पता नहीं इतना फास्ट हम बस बोलते हैं तो बस मन से में इससे रिलेटेड जो भी आता है हम बस बोलते चले जाते हैं। कॉपी कॉपी टॉपी बोरा में जाए हम बस बोलते चले जाते हैं। तो उससे क्या होता है कि बहुत कोई को समझे में नहीं आता है कि टीचर बोल क्या रहा है, बहुत कुछ मुंह में रह जाता है। ऐसा आप लोग का बोलना है, ठीक है। कोशिश करेंगे अब अगला वीडियो से थोड़ा धीरे बोलेंगे, थोड़ा इत्मीनान से बोलेंगे, आराम से बोलेंगे, ताकि आपको समझ में आ जाए, आपको समझ में आ जाए। जितना कुछ आपका मन में घुसा सकते हैं, दिमाग में घुसा सकते हैं, हम सब कुछ घुसा देंगे, ठीक है। बस आप बने रहिएगा मेरे साथ, वीडियो पे बने रहिएगा। आज का थोड़ा गड़बड़ी हुआ, इसके लिए माफी मांगते हैं, ठीक है। आज को थोड़ा हमारा गड़बड़ी होकर माफी मांगते हैं। अभी तक अगर आप चैनल पे हैं, मतलब कि वीडियो पे हैं, स्किप बिना किए हुए देख रहे हैं, तो आप कमेंट करके जरूर बताइएगा कि कैसा ये वीडियो लगा है आपको। अदर दिन से अलग थोड़ा वीडियो लगा या फिर एक ही जैसा लगा, या पूरा समझ में आया कि नहीं समझ में आया, आपको बताना है, ठीक है। तो बस अब एंडिंग करते हैं, अब मिलेंगे कल को। कल या तो ये हरियर वंश बताएंगे या तो आपको पार्ट 3 का सिलेबस डिस्कस करेंगे, ठीक है। आप कमेंट कीजिएगा कि लाइव करें या नहीं करें, आप कमेंट कीजिएगा। हालांकि मेरा मन तो लाइव करने का है, लेकिन इंटरनेट के इशू के कारण हम लाइव नहीं कर सकते हैं, थोड़ा प्रॉब्लम है। तो देखते हैं, जो कैसा भी आपको टेलीग्राम में बता देंगे जो भी है। टेलीग्राम सबको ज्वाइन कर लीजिएगा, डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा टेलीग्राम का, ठीक है। तो और कुछ तो बोलने लायक है नहीं जिसको कि हम बोल सकें। बस इतना ही करते हैं, मिलते हैं कल को। अपना दोस्तों के साथ शेयर वेयर कीजिएगा, बेल आइकन दबा लीजिएगा, सब्सक्राइब करके रखिएगा, बहुत सारा वीडियो आते रहेगा। बस, धन्यवाद।